दो हिस्सों पे अलग-अलग आपसे चाहूँगा तजिया लें। एक तो ये जो कच्चे वाले डाकू हैं, ये कौन सा फिनोमेना है कि आपने फ़ौज और रेंजर्स भी लगा ली, आपने पुलिस वालों से ऑपरेशन करा लिया। अभी ये पीडीएम की हुकूमत में ऑपरेशन कर रहे थे ये कि वो कच्चे के डाकू हैं, बड़े इलेक्शन में बड़े मसाइल पेश आ जाएंगे, ऑपरेशन हो रहा था। और वो फिर कच्चे के डाकू हमारे पुलिस वालों को मार के चले गए। ये कौन से इतने डाकू हैं जी जो हम काबू नहीं कर पा रहे? कॉजेज़ क्या है इसकी? जी बहुत शुक्रिया। ये दोनों इश्यूज़, जो बलूचिस्तान का इशू है और जो कच्चे के डाकियों का मसला है, मेरा ख्याल है कि इसको अगर हम मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच से देखें तो फिर ये चीज़ समझ आती है। उसमें जो एक अस्करी पहलू है या उसकी मिलिटेंसी है, दहशत गर्दी है, वो एक अहम पहलू है कि जिससे निमटने के लिए वहाँ पर फोर्सेस को मेरा ख्याल है एम्पावर करना पड़ेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि उनके पास तो नेटो का असला हो डाकुओं के पास, और हमारे पास जो गाड़ियां हैं उनकी हालत भी इतनी अच्छी ना हो, और इवन जो रास्ता है, जो रूट है चौकियों को जाने का, वो भी महफूज ना हो। इस अप्रोच के साथ जब हम चलेंगे, ये तो बड़ा आसान होता है कि आपने 500 लोगों को वहाँ पे तैनात कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और डायमेंशंस भी होती हैं। क्या उनके पास वेपन्स हैं, क्या उनके पास स्ट्रेटजी है, क्या उनको वो सपोर्ट मिल रही है जो एक अटैक के टाइम पे मिलनी चाहिए। ये तो नहीं है कि जब वो उनका राब्ता मुनक़ता हो गया है तो आपको एक दिन लग जाए उनको तलाश करने में कि वो कहाँ पे हैं। ये सारी चीज़ों को जब हम इकट्ठा करके देखते हैं तो फिर ये पता चलता है कि वाकई वहाँ पर एक स्ट्रेटजी का प्रॉब्लम भी मौजूद है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें पाया तकमील तक नहीं पहुँच सकती। और ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है दरियाए सिंध के किनारों के ऊपर। लेकिन निज़ामी साहब, आप ये देखें कि आपने पूरे पाकिस्तान में वो जो सो कॉल्ड डिजिटल दहशतगर्द हैं उनको काबू पाने के लिए इंटरनेट बिठाया हुआ है, बंद किया हुआ है आपने कि कोई ऐप ना चले। लेकिन वो जो हमारे कच्चे के डाकू हैं उनके पास ऐसी महारत है कि वो वेल कोऑर्डिनेटेड और बड़ा टाइमली एक्शन करते हैं और हमारे पुलिस वालों को शहीद कर देते हैं, और उसके बाद चले भी जाते हैं, उनको पकड़ भी कोई नहीं सकता। तो ये तो नलायकी का भी कोई नेक्स्ट लेवल है। पता नहीं इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, इसको क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि जब आप दो डिस्ट्रिक्ट की पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे और वहाँ के डीएसपीज लेवल के लोगों को इस चीज़ का चार्ज देंगे, और उसके बाद जब कोई शहादतें होंगी तो आप डीपीओ को ट्रांसफ़र कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो अगर इस तरह के इक़दामात उठाने हैं और उसके बाद फिर अगर वज़ीर-ए-आला जाएंगी और वो शहदा के वारसीन से किसी एक ही जगह पे जाके मिल लेंगी, उनके घरों में भी नहीं जाएंगी, तो इससे ये पता चलता है कि बहरहाल ओवरऑल एक इशू है कि जिसको एड्रेस करना चाहिए। और अगर इसको एड्रेस नहीं करेंगे तो ये मामला इसी तरह 4-6 महीने बाद दोबारा सामने आता रहेगा। और इसी वजह से जब हम पंजाब हुकूमत या पंजाब पुलिस की कारकर्दगी को देखते हैं तो प्रॉब्लम यह है कि आईजी पंजाब शहादतों के बाद वहाँ क्यों जाते हैं, शहादतों से पहले क्यों नहीं जाते? जब प्लानिंग की मरहला होता है उस वक़्त वो वहाँ पे मौजूद क्यों नहीं होते? तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब जो हैं उनको वहाँ पे होना चाहिए, रेंजर्स को होना चाहिए। इशूज निज़ामी साहब देखें, रहीम यार खान में या सिंध के इन एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर या बलूचिस्तान में असला उगता तो नहीं है ना ज़मीन से। इनको अगर नेटो का असला मिल रहा है, गोला बारूद मिल रहा है, वो रॉकेट उनके पास पहुँच रहे हैं, तो वो सप्लाई लाइन कहीं से होकर वहाँ तक आती है ना। वो सप्लाई लाइन रास्ते में रुकती क्यों नहीं है? मैं तो इसके ऊपर मुझे शदीद दुख भी है और अफसोस है उन उदारों के ऊपर जिनका काम है सिक्योरिटी को इंश्योर करना। वो रॉकेट लॉन्चर यहाँ रहीम यार खान तक तो पहुँच गया है, वो नेटो की बंदूक भी पहुँच गई है, तो रास्ते में किसी ने चेक करने की जहमत नहीं की उसको? जी बिल्कुल, जब हम मरबूत हिकमत अमली की बात करते हैं तो फिर उसमें हमें कस्टम्स को भी देखना पड़ता है, हमें बॉर्डर स्मगलिंग को भी देखना पड़ता है, उसके अंदर हमें कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी को भी देखना पड़ता है, उसके अंदर हमें रोड सिक्योरिटी को भी देखना पड़ता है। ये जब सारी चीज़ों को हम देखते हैं तो हर जगह पर कोई ना कोई खामी और नाअहली नज़र आती है, जो फिर इस पूरी की पूरी पिक्चर को तरतीब देती है। और इसी वजह से जब हम बलूचिस्तान को या इवन इसको भी डिस्कस करें तो इसमें एक मजमूई नाकामी, मेरा ख्याल है ये एक बहुत अहम लफ्ज़ है। इसमें इनफरादी तौर पे लोग नाकाम नहीं हैं, ये एक बतौर सिस्टम एक नाकामी है कि जिसके बाद में जब कुछ हो जाता है तो फिर 3 से 4 दिन, 1 हफ़्ता कुछ बयानात आते हैं, कुछ इमदादी रुकूम आती हैं, लेकिन वो ग्राउंड पे जो मसाइल हैं वो ठीक नहीं होते। और इसी वजह से ये मसला हर और बलूचिस्तान के हवाले से आप क्या कहते हैं? बलूचिस्तान में भी ये रिपीट होते हैं वाक़यात के, चुने पंजाबियों को और मार दिया, और वो मारने वाला यकीनन
मैं तो उसे पाकिस्तानी नहीं मानता, और मेरा कभी यकीन है कि ये सरहद पार से उनकी माली मुआवनत भी होती है और उनको लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी मिलती है कि कहाँ कैसे हिट करना है, लेकिन हमारा ना रोकना हमारी नाकामी है। आप इसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं? जी बिल्कुल, इसमें पहली तो बड़ी वाज़ेह बात है कि ये खुली दहशतगर्दी है, और इसमें ये बड़ा आसान होता है, सॉफ्ट टारगेट होता है कि आप इस तरह की सफाकियत दिखाएं। और इसके बाद जब हम इस मामले के दूसरे पहलू को देखते हैं तो उसमें बहरहाल बलूचिस्तान के अंदर हमें हुकूमत में और अवाम में एक डिसकनेक्ट नज़र आता है। अगर आप बलूचिस्तान असम्बली को भी देख लें, वहाँ पर कितने जागीरदार हैं, कितने मिडिल क्लास लोग हैं। अभी 3 दिन पहले प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट आई है जिसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज एजुकेशन इंडेक्स को डिस्कस किया गया है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि क्वेटा जो कि बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत है, उसका 68वां नंबर है पूरे पाकिस्तान के अंदर तालीमी मायार के हवाले से। तो आप जब अंदाज़ा करें कि एक सूबे का जो दारुल हुकूमत है वो तकरीबन 65 दीगर अजला के बाद उसका नंबर आ रहा है, तो उसके बाद हम ये कैसे यकीन कर सकते हैं कि वहाँ पर चीज़ें बेहतर होंगी। फिर आज अभी वज़ीर आला बलूचिस्तान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तुर्बत में आबादी के अंदर से रॉकेट आते हैं कानून नाफिज करने वाले इदारों के दफातर पर, उनके कैंप्स के ऊपर। तो ये वो चीज़ें जो बयान करती हैं कि उस जगह पर रियासत के साथ अवाम का क्या ताल्लुक़ है। और उन्होंने ये निशानदही भी की कि नौजवानों को जो मसाइल हैं वो हमसे बात करें, उनके तालीम के हवाले से जो मसले हैं, दीगर मसाइल हैं। लेकिन बात फिर वही है कच्चे के डाकुओं की तरह कि वाक़यात होने के बाद ये चीज़ें क्यों की जाती हैं। वाक़यात होने से पहले, जानों का ज़िया होने से पहले ये मामला ज़ेरे बहस क्यों नहीं लाए जाते। मिसाल के तौर पे एक ब्रेक ले लें। वापसी पे मैं हुमायूं साहब से दरख्वास्त करूंगा कि ये जो इंस्टॉल्ड सेटअप है ना पाकिस्तान में, पॉलिटिकल सेटअप भी इंस्टॉल किए गए और सैकड़ों अरब का बजट देकर भी अगर लोगों की महरूमियों को आप एड्रेस नहीं कर पाए तो फिर आपको थोड़ा सा सोल सर्चिंग करनी चाहिए। अपने गिरबान में हमें सबको झांकना चाहिए कि हम ये पाकिस्तान को कहाँ ले आए हैं, और इसी तरीके से अगर चलाते रहे तो 5-10 साल बाद मैं तो नहीं रहूँगा ना हमेशा, मैं तो चला जाऊँगा, मेरे पीछे मेरे बच्चे होंगे या आपके बच्चे होंगे। हम अपने आने वाली नस्ल के लिए पाकिस्तान की क्या शक्ल छोड़ के जाएंगे? क्या ये वैसा ही पाकिस्तान है जो हमने अपने बचपन में देखा था, वैसा पाकिस्तान अपने बच्चों को दे के जाएंगे, या उसकी ख़राब तरीन शक्ल में पाकिस्तान छोड़ कर जाएंगे? ये हमारे अगर बड़े इस सवाल को सोचें तो मेरा ख्याल है जवाब इतना मुश्किल नहीं है।